क्विकली 5 मिनट्स एनालाइज करना पड़ेगा। शेयर कैपिटल कहाँ जाता है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस में देखो क्या दिया है, जनरल रिजर्व एंड पीएनएल, दिस विल गो टू पैट। यस, पीएनएल का जो डिफरेंस होता है वो पैट में जाता है और डिफरेंस बिटवीन जनरल रिजर्व पैट में ऐड बैक हो जाता है। ट्रेड पेबल्स गोज टू वर्किंग कैपिटल। शॉर्ट टर्म प्रोविजन फॉर टैक्स का हम लेजर बनाएंगे और देखेंगे कि इनकम टैक्स पेड कितना और इनकम टैक्स प्रोवाइडेड कितना। इनकम टैक्स पेड चला जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, इनकम टैक्स प्रोवाइडेड विल बी एडेड बैक टू पैट। नेक्स्ट, पीपीई और इंटेंजिबल एसेट दिया है, तो पीपीई में लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट दिया है, सो वी विल एनालाइज लेटर कि वेदर इंक्रीज है डिक्रीज है, एंड इट विल गो टू योर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यस, एंड इंटेंजिबल्स भी आपको देखना पड़ेगा कि गुडविल में इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। अगर गुडविल में इंक्रीज है तो परचेज ऑफ गुडविल, अगर गुडविल में डिक्रीज है तो अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल। इन्वेंट्री एंड ट्रेड रिसीवेबल्स क्या है? फोकस कृषिका। इन्वेंट्री ट्रेड रिसीवेबल्स आर योर वर्किंग कैपिटल। अगेन कैश एंड बैंक बैलेंसेस कहाँ जाते हैं? एट द एंड ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट। ऐसे एक क्विक एनालिसिस आपको करना है, यू हैव टू नो व्हिच ऑल आइटम्स आर गोइंग वेयर। उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आ जाओ। कंटिंजेंट लायबिलिटी में प्रपोज डिविडेंड दिया है, प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर इज एडेड बैक टू पैट। व्हाट करंट लायबिलिटी? प्रपोज डिविडेंड पैट में ऐड बैक करते हैं और प्रपोज डिविडेंड पेड जो होता है, जो प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड आप इस साल में पे करते हो, वो कहाँ जाता है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सो सेम अमाउंट इज एडेड बैक टू पैट एंड सेम अमाउंट इज डिडक्टेड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी एज प्रपोज डिविडेंड पेड। दोनों अमाउंट अलग अलग नहीं हो सकते, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। डेप्रिसिएशन आपको दे रखा है, डेप्रिसिएशन कहाँ जाता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाके माइनस हो जाता है। इंटरिम डिविडेंड पेड कहाँ जाता है? इंटरिम डिविडेंड पेड पैट में ऐड बैक होता है और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेस होता है। इनकम टैक्स पेड ओपी में जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाके माइनस हो जाएगा। रेंट रिसीव्ड ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस होगा और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐड होगा। नॉर्मल लिखोगे रेंट रिसीव्ड, इनफ्लो दिखाओगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। हो गया, खत्म। चलो फॉर्मेट ना फटाफट। Heading to the cash flow statement of XYL Limited for the year ended 31st March 2018. Cash flow statement of XYL Limited for the year ended 31st March 18. Okay. Right on. 1. Cash flow from operating activity. Cash flow from operating activity. Okay. Operating activity में सबसे पहले क्या आता है? Net profit. बताओ, net profit. What do I write? Net profit before tax. Working note 1. अब तक थोड़ा फॉर्मेट आपको लर्न हो जाना चाहिए। यस, फोर्थ लेक्चर में आप कैश फ्लो स्टेटमेंट है। ओके, वंस यू राइट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, गो टू वर्किंग नोट 1। आपको यहाँ पे पीबीटी फाइंड आउट करना है। पीबीटी फाइंड आउट करने के लिए क्या स्टेप है? पहले आप पैट निकालेंगे। मार्जिन पैट कैसे फाइंड आउट करते हैं? पीएनएल का डिफरेंस, पीएनएल का क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस। तो देखो पीएनएल में जाओ, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्लोजिंग बैलेंस आप ओपनिंग बैलेंस आपका 30,000 है, क्लोजिंग बैलेंस आपका 48,000 है। सो 48,000 माइनस 30,000 कितना प्रॉफिट कमाया? 18,000। ऋषिका, इज दिस क्लियर? पैट कैसे फाइंड आउट करते हैं? करंट ईयर का पीएनएल माइनस प्रीवियस ईयर का पीएनएल। इसमें क्या क्या ऐड बैक करोगे? क्या ऐड बैक करते हैं ऋषिका? Yes, Krish. What do you add back? TRIP. The tax. अच्छा, आपने तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी किया ही नहीं। अभी आप फोकस कर रहे हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे करते हैं।
ट्रिप ऐड बैक करना है। ट्रिप मतलब ट्रिप में क्या क्या आएगा? प्रोविजन फॉर टैक्स, यू गाइस आर लेट। कितने बजे बोला था? 11:45 आई टोल्ड यू, राइट? 12:20 हो रहा है। घूम गया था। स्कूटी लाए पुणे का नया शहर है जो घूम गया था। प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर। क्या हमारे पास प्रोविजन फॉर टैक्स प्रोवाइडेड फॉर करंट ईयर दे रखा है? Actually, it's not given to you directly in the question. You will have to make provision for tax का ledger. Okay, तो अब हमारे पास provision for tax of current year निकालना है। ये provision for tax of current year कैसे निकालते हैं? Focus करो यहाँ पे। इसके लिए आपको ledger बनाना पड़ेगा provision for tax का। जो amount हमें PAT में add back करना होता है, sometimes it is given to you in the question directly, sometimes it is not given to you in the question. तो इस question में नहीं दे रखा। तो हमें प्रोविजन फॉर टैक्स का लेजर बनाना पड़ेगा। कैसे बनाते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स का लेजर? यू टेक द ओपनिंग बैलेंस, ओके? सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जाओ बैलेंस शीट में देखो, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में प्रोविजन फॉर टैक्स है। व्हाट इज द ओपनिंग बैलेंस? कितना है ओपनिंग बैलेंस? 40,000। टू बैलेंस कैरीड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस देखो कितना है? 50,000। सो दिस इज गिवन टू यू एंड गो टू द एडिशनल इंफॉर्मेशन। वहाँ पे देखो दिया है इनकम टैक्स ₹35,000 हैज बीन पेड। दैट मींस टू बैक, ये पेड का अमाउंट है। पेड इज ऑलवेज टू बैक। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ पेमेंट? 35,000। इसका मतलब यहाँ पे जो बाय साइड में बैलेंसिंग फिगर आएगी that will be by statement of P&L। ये जो by statement of P&L आपको आता है, ये PAT में जाके add back करते हैं। This to bank is always subtracted in the operating and activity towards the end of the operating activity, है ना? So इसको हम क्या बोलते हैं? by statement of P&L को बोलते हैं हम tax provided। What? Tax provided, tax made। कितना आ रहा है बताओ? So this is balancing figure coming as 10 85,000, 85 minus 40, 45 45,000। जाइए ऐड बैक कीजिए 45,000। मेक दिस वर्किंग नोट क्विकली ऑल ऑफ यू। पैट में ऐड बैक किया प्रोविजन फॉर टैक्स। आर मीन्स व्हाट? ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ओवर हियर वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट जनरल रिजर्व। आप क्वेश्चन में जाके देखोगे रिजर्व्स एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व का बैलेंस दे रखा है। क्लोजिंग बैलेंस है 70, ओपनिंग बैलेंस है 40। तो कितना ट्रांसफर करोगे? 30। 70 माइनस 40, 30,000 हो रहा है ट्रांसफर। क्लियर? सबको ये नंबर आया 30,000 ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व का। 70,000 माइनस 40,000। आई इज इंटरिम डिविडेंड पेड। Do we have interim dividend paid? Yes. अभी just हमने देखा एडिशनल इंफॉर्मेशन में interim dividend paid दे रखा है। कितना है interim dividend paid? 20,000। P is proposed dividend paid, लेकिन आपको जो proposed dividend लेना है वो previous year का लेना है। proposed dividend paid of previous year। PY means previous year। कितना है proposed dividend previous year का ऊर्जा? 42,000 42 मुझे हो गया 42,000। ओके चलो PBT 1,50,000। दिस शुड बी योर आंसर। देखो चेक करो सब लोग आ रहे हैं क्या? 155। सो दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। Main format pretty clearly. All of you done? Kevin, Sanraj done? Ibrahim हो गया? चलो
सो दिस नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें आ गया। इसके लिए हम वो सब वर्किंग कर रहे थे। हमें क्या चाहिए था, हमें स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए पीबीटी। तो पीबीटी कभी भी क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली दिया ही नहीं होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट में, दे विल नेवर एवर गिव यू पीबीटी। पीबीटी आपको हमेशा इसी तरीके से ट्रिप ऐड बैक करके फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, और ट्रिप में आपको ध्यान रखना है कि प्रोविजन का टैक्स करंट ईयर का चाहिए, मतलब बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, और प्रपोज्ड डिविडेंड प्रीवियस ईयर का चाहिए। 1,55,000 outer column. Okay, now adjustments. इस चीज की एडजस्टमेंट्स करनी है अब हमें। एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग items. Adjustments for non-cash and non-operating items. Clear? इसमें 5 मेन आइटम्स होती हैं जो कि ऐड बैक होती है, जो कि एग्जाम में आने ही आने वाली है फॉर श्योर। मतलब 5 में से भी कुछ लिमिटेड आ सकता है। ओके, सो ऐड बैक में क्या क्या होगा? डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड इंटरेस्ट पेड। गुडविल हो गया ना भाई, अमोर्टाइजेशन, इंटरेस्ट पेड, ये 5 मेन आइटम्स है। तो जो आप ट्रेस करो इस क्वेश्चन में क्या है, डेप्रिसिएशन है हमारे पास, yes it's given, no, depreciation of 10,000 and 20,000 are provided on plant and land and building, it's given, low depreciation, depreciation on plant, segregate करोगे, plant पे कितना depreciation है 10,000, इन कॉलम में लिखिए 10,000, depreciation on land and building given there 20,000, okay, depreciation हो गया। उसके बाद amortization, जाओ intangible assets में देखो whether there is increase in goodwill or whether there is decrease in goodwill। intangible assets में goodwill दे रखा है नोट नंबर 3, क्या हो रहा है माजिद, increase की decrease? भाई ध्यान से देख, 2017 से 2018 पे आ, 18 से 17 पे मत जा। हाँ, तो 17 से 18 पे आ, 18 से 17 पे नहीं जाना, उल्टा मत देखो, गड़बड़ हो जाएगा। अमोर्टाइजेशन का परचेज हो जाएगा अगर हमने उल्टा देख लिया तो। ओपनिंग बैलेंस 1,15,000 है और क्लोजिंग बैलेंस 90,000 है, तो डिक्रीज हो रहा है ना। डिक्रीज मतलब अमोर्टाइजेशन, लिखो अमोर्टाइजेशन। अमाउंट बताओ मुझे कृषिका, कितना हो रहा है अमोर्टाइजेशन? 1,15,000 माइनस 90,000 कितना होगा? ऐसा देखते हो 25,000। Maitri, tell me, have we paid any interest? Is there any interest payment? Do we have any long-term borrowings or short-term borrowings on which we are supposed to pay interest? है क्वेश्चन में? नहीं है ना, long-term borrowings है ना short-term borrowings है, so forget the interest. Do you have provision for doubtful debt, provision for repairs or any kind of a provision? No, no provisions given. है ना? और लॉस का कैसे पता चलेगा? लॉस के लिए तो अपने को लेजर बनाना पड़ेगा, लेकिन आप देखोगे कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कोई सेल ही नहीं है, राइट? तो इसका मतलब जब सेल ही नहीं है तो प्रॉफिट लॉस का सवाल ही नहीं उठता। So I've purposely given you a question wherein you don't have to prepare the plant account or land and building account. Direct question है। तो क्या और क्या एडजस्टमेंट्स है? अच्छा, डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर भी 2 बैक निकालोगे ना? हाँ ठीक है, डेप्रिसिएशन दिया है ना, फिर बना। Depreciation is given, no? So balancing figure will be 2 back. Even though sale is not there, तो profit loss तो नहीं होगा, but depreciation दिया है। Okay, so 2 balance brought down कितना है? देखो plant का 2 balance brought down है 8,000 और buy balance carried down कितना है? 2 lakh। Buy depreciation कितना है प्लांट पे? So there will be no buy bank or buy loss or to profit in this case. Just buy depreciation. How much? 10,000. तो कितना आ गया मैत्री इसका? इसका परचेज आएगा कि सेल आएगा? 30,000 2 bank. 2 bank आएगा ना? 1,30,000. Yeah. So we got the purchase.
So purchase of plant will go where? This will go to investing activity. Okay? तो इसका कुछ हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से लेना देना नहीं है. सिमिलरली आप लैंड एंड बिल्डिंग का अकाउंट बनाओगे तो वहाँ पे भी आपको 2 बैंक ही मिलेगा. बाय बैंक आ रहा है तो मतलब परचेज सेल आ रहा है. ओके, सो लेट्स ड्रॉ दैट आल्सो एंड चेक. अगर बैलेंसिंग फिगर 2 आएगी तो 2 बैंक, बाय साइड में आएगी तो बाय बैंक. देखो लैंड एंड बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस कितना है. लैंड एंड बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस देखो, it's 2 lakh and 1,70,000. Yeah, the opening balance is decreasing, and that is because of depreciation. Okay, and how much is by depreciation? What the depreciation is? And less. 2 ही तो आया बेटा. Oh sorry, By आएगा. By bank 10,000. Right, by bank आएगा. यहाँ पे कम हो रहा है ना बैलेंसिंग फिगर 190 आ रहा है. So again this will go to your investing activity. So to bank, buy bank will always go to investing activity. Depreciation will go to operating activity. And there is no profit, no loss. And there is no accumulated depreciation also. अगर वो आपको accumulated depreciation देते तो वो आपको depreciation नहीं देते. फिर accumulated depreciation का जो difference होता वो आप depreciation निकालते. But they have given you depreciation directly, so that's why they didn't give you AD. AD देने की जरूरत ही नहीं पड़ी. मैंने विदाउट एडी क्वेश्चन फॉर्म कर दिया. क्लियर? अभी नेक्स्ट क्या करोगे? तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी में वी डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू बी एडेड बैक. चलो लेस की आइटम बताओ मुझे. लेस की क्या क्या आइटम होती हैं? डिविडेंड, एनी रेंटल इनकम, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, डिक्रीज इन प्रोविजंस एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट. तो प्रॉफिट है नहीं, कुछ इंटरेस्ट इनकम वगैरह भी नहीं है, कुछ डिविडेंड इनकम भी नहीं है, कुछ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी नहीं है, बट रेंट रिसीव जरूर है. सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ई एडजस्टमेंट में लिखा रेंट रिसीव. एक भी आइटम आपकी मिस नहीं होनी चाहिए. एग्जाम में आप क्या करोगे? एग्जाम में आपके पास जो क्वेश्चन पेपर होगा यू कीप टिकिंग. जो भी आप पोस्टिंग्स करते जा रहे हो ना, जैसे हम टीबी से ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बैलेंस शीट में पोस्टिंग करते थे तो क्या करते थे? हम टिक करते थे सो दैट वी इंश्योर नथिंग इज मिसिंग. सेम में जब आप बैलेंस शीट और एडिशनल इन्फॉर्मेशन को पोस्ट करोगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में, यू मस्ट टिक सो दैट इन द एंड नथिंग इज रिमेनिंग. ये तो आपका आंसर टाइप है. ओके, सो रेंट रिसीव्ड कितना? रेंट रिसीव्ड 10,000. दैट्स इट. नो टेक इन द आउटर कॉलम. इसका टोटल ले लो आउटर कॉलम में होगा कितना होगा? 20, 30, 40, 50. दिस इज 55,000. दिस इज 10,000 नेगेटिव. Therefore, operating profit, इसको क्या बोलते हैं? Operating profit before working capital changes. ऋषिका, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है. ओके, बाद में जाके आप उसको रेफर करो और I'll again explain it to you after the class if you don't understand. So these are the specific items which goes in the add and less column. 5 items in add and 5 items in less are important. Okay. हमको क्या मिल जाएगा? हम कहाँ से कहाँ आ गए? हम नेट प्रॉफिट से आ गए ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे. अंडरस्टैंडिंग? कितना आ रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट? 1,55,000 प्लस 55 माइनस 10 2 लाख. 2 लाख आ गया. ऑल ऑफ यू गेटिंग 2 लाख? ओके. अब इंक्रीज डिक्रीज करना हमें करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज में. तो ऐड में क्या लिखते हैं? ऐड में हम करंट लायबिलिटीज का इंक्रीज लिखते हैं और करंट एसेट्स का डिक्रीज लिखते हैं. और लेस में हम करंट लायबिलिटीज का डिक्रीज लिखते हैं और करंट एसेट्स का इंक्रीज लिखते हैं. गॉट इट? बताओ कौन सी करंट लायबिलिटी में इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, कौन से करंट एसेट में इंक्रीज डिक्रीज है? गो एंड चेक. ट्रेड पेबल्स. ट्रेड पेबल्स में इंक्रीज है कि डिक्रीज है? इंक्रीज 32,000. तो टीपी में कितने का इंक्रीज है? चेक योर ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस का डिफरेंस. 32,000. आर यू ऑल गेटिंग दिस? उसके बाद
और कोई करंट लायबिलिटी तो नहीं है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन इज नॉट योर करंट लायबिलिटी एज फॉर द कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो अलग से हम प्रोविजन फॉर टैक्स बनाते हैं। नाउ गो टू करंट एसेट्स, चेक फॉर इन्वेंट्री एंड ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्रीज है कि डिक्रीज है, देखो जल्दी बताओ। माजिद, इन्वेंट्री दोनों कितने का इंक्रीज है इन्वेंट्री में? इन्वेंट्री में अमाउंट बताओ इंक्रीज का, टेक द डिफरेंस 32। माजिद कैलकुलेटर लेके आया करो, कैलकुलेटर सामने रख के बैठो तभी कैलकुलेशंस कर पाओगे। लायो नहीं है नहीं है this video was just pretending. ये ले, please remove your calculators and do the calculations. तभी तो कैलकुलेटर पे हाथ बैठेगा, नहीं तो एग्जाम में पता लगा पहली बार कैलकुलेटर यूज करो। और पूरे साल तो हम ट्यूशन में जो मैम लिखते थे हम बस कॉपी कर लेते थे। भाई बहुत स्पीड धीरे हो जाएगी तुम लोगों की। You need to practice on the calci as well, okay? If you want to increase your speed. और टीआर का बताओ, ट्रेड रिसीवेबल्स का क्या करना है? Increase in trade receivables. हाँ तो कितना अमाउंट है? डिफरेंस 50,000. That's it. Take the total in the outer column again. ये पॉजिटिव 32 है, Minus 50. ये नेगेटिव, ये माइनस करोगे नेगेटिव 82. बताओ कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस कितना आ रहा है? दिस इज नोन एज कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। अभी देखा आपने इधर आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना फास्ट हो गया। धीरे धीरे जब आप सॉल्व करते जाओगे आप ये बहुत फास्ट होने वाला है, देखो हाथ बैठ जाएगा आपका फॉर्मेट पे। सो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस 150. 1,50,000. Next, income tax paid. Income tax paid. How much is income tax paid? देखो अभी जस्ट हमने प्रोविजन फॉर टैक्स का लेजर बनाया था, इसमें आपने लिखा था टू बैंक 35,000. That is your income tax paid. That is what will come here. जो आपने प्रोविजन फॉर टैक्स में टू बैंक लिखा है वो यहाँ पे आ जाता है. So this is your net flow from net cash flow from operating activity. ना आ गया 1,15,000. करेक्ट? देखो सब लोग चेक कर पाओ अपना आंसर. Is it coming 1,15,000 for everyone? Now investing activity. इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आपको हमेशा परचेज सेल ऑफ टैंजिबल इंटैंजिबल लेना है, प्लस रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव लेना है. दैट्स इट. दैट्स ऑल अबाउट योर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. और आपने ऑलरेडी लेजर बना लिया है तो आपको आराम से मिल जाएगा. अभी ऑल द लेजर्स आर रेडी. चलो राइट डाउन. रोमन 2 कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. लैंड एंड बिल्डिंग का परचेज था कि सेल था? जाके लेजर में देखो. लेजर में देखो ना. You have no buy bank, so sale, to bank, purchase 10,000 and 1,30,000. This is 10,000 and this is 1,30,000, right? Okay, and then also take rent received. रेंट रिसीव्ड का सेकेंड इफेक्ट आपको यहाँ लेना पड़ेगा. जो भी इनकम आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस कर रहे हो उस इनकम का इफेक्ट जाके आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लेना पड़ता है. रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इन तीनों इनकम का इफेक्ट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है. कितना है रेंट रिसीव्ड? 10,000. तो आपके कॉलम में कितना हो गया? 1,30,000 में से 20,000 गया तो कितना होता है? 1,10,000 नेगेटिव. ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? दिस इज योर नेट कैश यूज्ड इन, नेगेटिव नंबर है ना,
How much used in rent investing activity. How much is the rent as a cost? Yeah, because you have invested in you have done investment in some kind of a property, and from there you're receiving the rent. So that rent received, rental income is always your investing activity on it. हमेशा rent received, dividend received, interest received, ये तीनों आपकी investing activity है. तीनों का second effect investing activity में जाता है. You subtract from OA ऊपर और यहाँ पे आके investing activity में आप add करते हैं. ठीक है, चलो financing activity. Write down 3. Cash flow from financing activity. Cash flow from financing activity. अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए आपको कहाँ फोकस करना है, कौन सी एरिया में? इक्विटी एंड लायबिलिटीज में जाके फोकस कीजिए. चलिए जाओ इक्विटी एंड लायबिलिटी में देखो क्या शेयर कैपिटल में कोई इंक्रीज है ना, इशू ऑफ शेयर कैपिटल. बट क्या इसके साथ हमें कुछ प्रीमियम वगैरह दे रखा है? नहीं. इफ यू सी इन रिजर्व्स एंड सरप्लस यू डोंट हैव एनी सिक्योरिटीज प्रीमियम गिवन टुडे. लास्ट ईयर हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम का लेजर था, हमने अज्यूम किया था कि शेयर्स प्रीमियम पे इशू किए, राइट? आज नहीं है और ना ही हमारे पास कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे रखा है. सो जस्ट इशू इट एट पार. इशू ऑफ शेयर कैपिटल. बताइए कितने का इशू कर रहे हैं शेयर्स? 50,000. ओके. उसके बाद सेकंड रिजर्व्स एंड सरप्लस. रिजर्व्स एंड सरप्लस ऑलरेडी पैट में चला गया, फॉरगेट दैट. नेक्स्ट ट्रेड पेबल. ट्रेड पेबल्स ऑलरेडी वर्किंग कैपिटल में चला गया. शॉर्ट टर्म प्रोविजंस ऑलरेडी प्रोविजन फॉर टैक्स में चला गया. देन दैट्स इट, हो गया बस. अब आपको क्या करना है, जो भी आपको जाके पैट में देखना है कि आपको आपने कौन कौन सी आइटम को ऐड बैक किया है, वहाँ से कुछ इफेक्ट जाते हैं आपके फाइनेंसिंग एक्टिविटी में. और दूसरी चीज यहाँ देखो, यहाँ पे अगर इंटरेस्ट पेड होता, यहाँ पे अगर इंटरेस्ट पेड होता तो इंटरेस्ट पेड का सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाता? फाइनेंसिंग एक्टिविटी. तो इतना आपको प्रैक्टिस हो जाना चाहिए कि आपको सारे सेकेंड इफेक्ट लर्न हो जाने चाहिए. तो देखो सब लोग इधर कौन कौन से सेकेंड इफेक्ट होते हैं? इंटरेस्ट पेड. इंटरेस्ट पेड यू ऐड बैक टू ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी. Interim dividend paid, you add back to PAT, you subtract from financing activity. Proposed dividend of previous year paid, you add back to PAT, you subtract from financing activity. Okay, तो ये तीन चीजों के second effect financing activity में जाते हैं. डिविडेंड प्रपोज भी आएगा, प्रपोज डिविडेंड. हाँ आएगा ना, interim dividend और proposed dividend दोनों आएगा. तो अब जाओ PAT में, इधर interest paid तो नहीं है, so forget that. अब PAT में जाओ, PAT में आप देखोगे कि interim dividend paid और proposed dividend paid हमने दोनों लिया है. यही दोनों अमाउंट आपके लेस होने चाहिए. प्रपोज डिविडेंड का करंट ईयर का अमाउंट नहीं लेना है. जो आपने प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड इस साल में पे किया है उसी का ही सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाने वाला है. इज दैट क्लियर? सो टेक द इफेक्ट ऑफ दिस 20,000 and 42,000 इन योर फाइनेंसिंग एक्टिविटी. गो एंड राइट डाउन इंटरिम डिविडेंड पेड, प्रपोज डिविडेंड पेड. So all these points you have to keep in mind while doing cash flow statement. कितना है interim dividend? 20,000. और पिछले साल का proposed dividend कितना है? इस साल में पे कर रहे हो 42,000. We don't have any other activity in financing activity. खत्म. ये question comparatively काफी इजी है. चलो फाइनेंस कितना है? 42 प्लस 20 तो देन नेगेटिव 62. नेगेटिव 62 एंड पॉजिटिव 52 इज नेगेटिव 12,000, राइट? Therefore, net cash used in financing activity is negative 12,000. Now, check the net increase decrease. तीनों एक्टिविटीज का टोटल लो. 1,15,000 minus 1,10,000 minus 12,000. ये पॉजिटिव है ना 1,15,000. देखो नेट इंक्रीज आ रहा है कि डिक्रीज आ रहा है? चेक. नेगेटिव 7,000. नेगेटिव आ रहा है तो नेट डिक्रीज हो जाएगा. सो नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश
positive 7,000. Okay, to this what you'll do? Add opening balance, or you can say cash and cash equivalence at the beginning of the year. तो कितना है beginning of the year में? Is there any current investment? You will have to add up current investments also. 25,000. So what's your final answer? 18,000 positive. Now go and check in your balance sheet. Is it 18,000? Matching? Yes. The answer is matching. Right now cash and cash equivalence at the end of the period or at the end of the year, which we will look year लिखो doesn't matter. So this 18,000 should match with your balance sheet. आप balance sheet में जाओ, वहाँ पे जाके देखोगे cash and bank balance का closing balance कितना है? 18 ही है. You already have the answer with you in the exam when balance sheet is given. आपको बस वो आंसर कैश फ्लो स्टेटमेंट के थ्रू निकाल के रिप्रेजेंट करना है कि हाँ भाई उतना ही आता है हमारा कैश इनफ्लो आउटफ्लो का जब हम टोटलिंग करते हैं बाय सेग्रीगेटिंग इट टू 3 एक्टिविटीज. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. 2018 के प्रपोज डिविडेंड का क्या करोगे? जो इस साल का प्रपोज डिविडेंड है क्लोजिंग बैलेंस, उसका क्या करोगे? नेक्स्ट ईयर पे करें. एग्जैक्टली नेक्स्ट ईयर पे करोगे तो इस साल में उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा. ओके, इस साल में कोई इफेक्ट नहीं आएगा उसका. ओके, आईएसी 2016 करते हो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के साथ और डिवेंचर्स वगैरह इशू हो रहे हैं डिस्काउंट में. इंटरेस्ट में अभी मैं एकदम बेसिक क्वेश्चन ले रही हूँ. कैश फ्लो स्टेटमेंट धीरे धीरे बहुत टफ होने वाला है. वी विल बी हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ एडजस्टमेंट्स. ये अभी एकदम बेसिक है. हाँ, ये बेसिक है. या कुछ एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट्स आ सकती हैं, जैसे कि सिक्योरिटीज प्रीमियम का लेजर आपको बनाना पड़ सकता है, डिस्काउंट का राइट ऑफ लॉस का राइट ऑफ वगैरह रह सकता है. ओके, या फिर रिडम्पशन वगैरह रहेगा तो रिडम्पशन के इशू वगैरह रहेगा तो, या इंटरेस्ट में मल्टीपल इशू और रिडम्पशन रहेगा तो इंटरेस्ट आपको अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करना पड़ेगा बेस्ड ऑन द डेट. सो दे कैन बी ट्रिकी एडजस्टमेंट्स. ओके, कम टू आईएसी 2016. आओ इलस्ट्रेशन 48 पे. है ना आप सबके पास? देखो ये है क्या? 3 लाख एंड 2 लाख है क्या शेयर कैपिटल? 48 क्वेश्चन ही है ना? सेम ना? Let us directly start with the main format. चलो. Illustration 48. क्वेश्चन करते करते ही हम डिस्कस करके इसको कर लेंगे एक साथ. मेन फॉर्मेट. सबसे पहले क्या आता है? 1 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इसमें क्या आएगा? द फर्स्ट थिंग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. वर्किंग नोट 1. ओके, हमेशा सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए वर्किंग नोट 1 बनाइए पीबीटी का. So we need to first find out PAT. जाओ रिजर्व्स एंड सरप्लस में
रिजर्व्स एंड सरप्लस में डायरेक्टली ब्रैकेट में दिया है स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, दे हैव नॉट गिवन यू एनी नोट. ओके, सो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में देखो ओपनिंग बैलेंस 70,000 है, क्लोजिंग बैलेंस 1,20,000 है. सो व्हाट इज द डिफरेंस? 1,20,000 minus 70,000, 50,000 is your PAT. 1,20,000 minus 70,000. That this is your step number 1. सबसे पहला स्टेप पैट निकालना. पैट कहाँ से निकलता है? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से. स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल कहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है? रिजर्व्स एंड सरप्लस. ये हमने पढ़ा था व्हाइल लर्निंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ओके, और कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ते वक्त हम ये पढ़ रहे हैं कि स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का जो डिफरेंस है वो पैट है. ओके, व्हाट ऑल विल ऐड बैक? ट्रिप. टी में प्रोविजन फॉर टैक्स. जाओ जरा देखो, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड और प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर दे रखा है क्या? शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में जाओ और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के नोट नंबर 1 पे जाओ. प्रोविजन फॉर टैक्स आपको दिया हुआ है 80,000 एंड 60,000, लेकिन आपको इनकम टैक्स पेड या इनकम टैक्स प्रोवाइडेड नहीं दे रखा. तो जब आपको इनकम टैक्स पेड या इनकम टैक्स प्रोवाइडेड नहीं दिया होता तो आप क्या करते हो? आप पिछले साल के प्रोविजन को इस साल में पे करते हो और इस साल के प्रोविजन को स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में ट्रांसफर कर दो. दैट इज बाय डिफॉल्ट. ओके, देखो दिखा देती हूँ लेजर ये वाला. दोज ऑफ यू डोंट नो यू कैन फोकस. प्रोविजन फॉर टैक्स में अगर हमारे पास टू बैंक या बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल की फिगर नहीं दे रखी होती, इस क्वेश्चन में दोनों भी नहीं दे रखा. ओके, तो क्या करते हैं? जो आपका ओपनिंग बैलेंस होता है इसी को आप पे करते हो. यस, प्रपोज डिविडेंड की तरह. जो पिछले साल का प्रपोज डिविडेंड है वो इस साल में पे करेंगे. ओके, और जो इस साल हमने प्रोविजन किया टू बैलेंस कैरी डाउन उसको हम स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे. सिंपल. सो व्हाट इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ शॉर्ट टर्म प्रोविजन? 60, क्लोजिंग 80. 60, 80, 80. तो पैट में कितना ऐड बैक होगा? 80. So provision for tax 80,000. Got it? तो बहुत गर्म हो जाता है 27 में. क्या हुआ? ओके, आर इज व्हाट? रिजर्व्स. डू वी हैव जनरल रिजर्व? नहीं है. डैश. डू वी हैव इंटरिम डिविडेंड पेड? जाओ जरा एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको पता चलेगा. इंटरिम डिविडेंड पेड है क्या? नहीं. हैव वी गिवन एनी इंटरिम डिविडेंड? नो. डू वी हैव एनी प्रपोज्ड डिविडेंड? यस. प्रपोज डिविडेंड देखो पिछले साल का, इस साल पे फोकस नहीं करना है, पिछले साल के प्रपोज डिविडेंड पे फोकस करना है. पिछले साल का प्रपोज डिविडेंड कितना है? 30%. प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर 30% ऑफ व्हाट? ऑफ शेयर कैपिटल. पर कौन सा शेयर कैपिटल लोगे? शेयर कैपिटल 2 लाख लोगे कि 3 लाख लोगे? 2 lakh. Previous year. एग्जैक्टली. ओपनिंग बैलेंस पे लेते हैं बाय डिफॉल्ट. बाय डिफॉल्ट ओपनिंग बैलेंस पे लेते हैं. आप ये अज्यूम करते हो. अच्छा, जाओ पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन भी एक बार चेक कर लो कि क्या उन्होंने हमें ये दिया है कि व्हेन आर द शेयर्स इशूड इन दिस ईयर. 1 लाख के शेयर्स हमने कब इशू करें? क्या दिया है हमें? डिबेंचर्स के बारे में दिया है, शेयर्स के बारे में नहीं दिया. तो मैंने आपको क्या बताया था लास्ट लेक्चर में? व्हेनेवर दे डोंट गिव यू एनीथिंग यू अज्यूम इट टू बी इशूड ऑन द लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. तो इसका मतलब 1 लाख के शेयर्स कब इशू हुए होंगे? 31 मार्च 2022 को इशू हुए होंगे. इसलिए throughout the year what was the amount outstanding? 2 lakh was the amount which is outstanding. तो 2 लाख पे ही हमको प्रपोज डिविडेंड पे करना पड़ेगा, ना कि 3 लाख पे. अगर क्वेश्चन में दिया होता कि 1 लाख के शेयर्स इशू किए हैं 1 अप्रैल 2021 पे, 2021 है ना आपका पिछला साल, 31 मार्च, तो इमीडिएटली 1 अप्रैल 2021 पे आपने शेयर्स इशू कर दिए. तो पूरे साल भर 2 लाख आउटस्टैंडिंग था कि 3 लाख? 3 लाख. फिर 3 लाख पे लेते हैं. You have to be very very careful when nothing is mentioned. Opening balance.
समथिंग इज मेंशन, गो विद दैट। कुछ दिया तो उसके साथ ही जाना पड़ेगा ना फिर हमें, है ना? तो कितना होता है? 60,000। Tell me what is PBT? 50,000 plus 80,000 plus 60,000. 190. 1,90,000. आगे सबको? Yes. Go to the main format and write down net profit before tax 1,90,000. Now, adjustments for non-cash and non-operating items. कौन कौन सी 5 आइटम को ऐड बैक करते हैं? याद हुआ कि नहीं? Depreciation, amortization, interest paid, increase in provision, loss on sale of fixed assets, losses. Okay? 5 आइटम हमेशा ऐड बैक होते हैं। चलो ढूंढो। Depreciation दे रखा है? Yes, they've given. Plant and machinery पे depreciation है 3,000. Yes. तो आपको लेजर बनाने की अभी जरूरत नहीं है, हम बाद में बनाएंगे तो भी चल जाएगा। Depreciation डायरेक्टली आपको दिया है 3,000, so you just take that. और मशीनरी सोल्ड वगैरह भी हुआ? वो तो बाद में ना, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में रिक्वायरमेंट है, अभी नहीं रिक्वायरमेंट है। अभी आप बना लोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, बनाना ही है। बट आप नोटिस करोगे कि प्लांट एंड मशीनरी की लेजर से और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर से, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से आपको डेप्रिसिएशन मिलता है, लेकिन डेप्रिसिएशन ऑलरेडी आपको दे रखा है। ओके, तो मैं डेप्रिसिएशन की बात कर रही हूँ। लेकिन अगर हम प्रॉफिट लॉस की बात करें तो आपको पहले देखना पड़ेगा कि क्या हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ सेल है। इफ देयर इज अ सेल देन वी विल हैव टू प्रिपेयर इट राइट नाउ बिकॉज़ देयर विल बी प्रॉफिट और लॉस। This given the profit of directly. अच्छा दिया है क्या? Profit of 4.1. हाँ बस सॉर्टेड है फिर तो। ओके, सो डायरेक्टली ले लो। चलो, डेप्रिसिएशन कितना है? डेप्रिसिएशन बट टू बैंक बाय बैंक के लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में बनाना पड़ेगा, हमें ले जाओ। डेप्रिसिएशन इज on plant and machinery 3,000. Do we have any amortization? Go and check. Do you have any intangible assets given? नहीं, कुछ भी intangibles नहीं है. So amortization छोड़ दो. इसके बाद profit दिए तो profit तो less होगा, losses नहीं है. Then interest paid. Do we have any debentures, any long-term borrowings, any short-term borrowings? जाके check करो. Long-term borrowing भी है और short-term borrowing भी है. लॉन्ग टर्म बोरोइंग में 8% डिबेंचर्स है तो 8% डिबेंचर्स के ऊपर डेफिनेटली इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। बट इफ यू चेक शॉर्ट टर्म बोरोइंग में यू हैव बैंक ओवरड्राफ्ट। ओके, तो बैंक ओवरड्राफ्ट इफ यू सी इज अ डेफिनेटली इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, बट बैंक ओवरड्राफ्ट में क्या आपके पास इंटरेस्ट रेट दिया है क्या? आर यू गिवन विद इंटरेस्ट रेट? बैंक ओवरड्राफ्ट पे अगर इंटरेस्ट रेट दिया होगा या इंटरेस्ट चार्ज ऑन बैंक ओडी बोलेंगे तो ही हम ले सकते हैं ना। इफ दे आर नॉट गिविंग यू इंटरेस्ट चार्ज ऑन बैंक ओडी तो हम कुछ नहीं ले सकते वहाँ पे, करेक्ट? तो बैंक ओडी पे कोई इंटरेस्ट नहीं है तो आपको डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। करो जरा कितना आ रहा है देखो। टेल मी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, हाउ डू यू कैलकुलेट दिस? It is already given in the. इट इज ऑलरेडी गिवन। Given Yes. additional information. वाह, मुझे Calculate तुम्हारी होगा। टेंशन ही नहीं। मुझे लगा तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा, मैंने ध्यान नहीं दिया। ओके, इंटरेस्ट पेड आ गया, लॉस है नहीं, प्रॉफिट है। उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है। यस, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में जाओ, ओवर देयर यू हैव प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। 1600 से इंक्रीज हो रहा है प्रोविजन 2000 पे, तो कितने से इंक्रीज हो रहा है प्रोविजन? 400। सो इंक्रीज इन प्रोविजन for doubtful debts 400. Increase in provision for doubtful debts 400. तुम आज पूरा दिन आज पी ही बैठे हो, तुम टेंशन मत लो। तो तुम लोगों को पढ़ाने के बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट थोड़ा सा और इसके बाद ये लोग तुम्हें एडमिशन ही पढ़ाने वाले हैं। The entire day you are here today. मैं रुक रहा हूँ। जिसको रुकना रुको, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो पूरा दिन हूँ यहाँ पे, पूरा दिन 12th की क्लासेस चल रही हैं यहाँ।
इनफैक्ट इसके बाद मेरा डायरेक्टली शायद इवनिंग में बैच है, द एंटायर आफ्टरनून आई एम फ्री टुडे। जिसको जो भी डाउट है, जिसको जो भी प्रैक्टिस करना है बोलो मुझे। अगर आप लोगों को अलग अलग टॉपिक प्रैक्टिस करना है तो अलग अलग क्लासेस में बैठो, 3 क्लासेस हैं आपके पास, रिसेप्शन एरिया भी है छोटा, वी कैन एक्चुअली प्रैक्टिस 4 डिफरेंट टॉपिक्स, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद बताओ और क्या बचा, लॉस है नहीं, और 5वीं आइटम अमोर्टाइजेशन है, सो सॉर्टेड, ये हो गया। लेस में बताओ और क्या क्या है। We have profit, है ना, gain. So profit on sale of plant and machinery is how much? 4,000. Anything else? Do we have dividend received, interest received, rent received? Do we have all of that? No, now. But एक मिनट आओ, यहाँ पे I think हमारे पास जो हमने डिबेंचर्स इशू किए, जस्ट 1 मिनट, there is something missing in the add item. अगर आपको याद हो मैंने आपको क्या बताया था जब मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट किया था कि अगर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस या शेयर इशू एक्सपेंसेस या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स या प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स ये सब रहता है तो वो भी ऐड बैक होता है। और यहाँ पे हमारे पास इस क्वेश्चन में एक आइटम है, इनमें से कौन सी आइटम है, डिस्काउंट है। एग्जैक्टली, देखो आपने जो न्यू डिबेंचर्स इशू किए वो 10% डिस्काउंट पे इशू किए हैं। आपने ये पॉइंट नोटिस नहीं किया, थर्ड वाला पॉइंट, ये हमें इंटरेस्ट पेमेंट की कैलकुलेशन के दौरान ही नोटिस करना पड़ेगा ये पॉइंट। So the new debentures are issued at a discount of 10%. So this discount should be added back. कितना डिस्काउंट है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स हाउ मच? चलो राइट ऑफ करो, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। अगर क्वेश्चन में डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स के बारे में स्पेसिफिकली राइट ऑफ नहीं बोलते कि प्रीमियम में से राइट ऑफ करो, ओके कुछ नहीं बोला उन्होंने राइट ऑफ के बारे में इसके डिस्काउंट के ऊपर, तो हम कहाँ से राइट ऑफ करते हैं बाय डिफॉल्ट डिस्काउंट को? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से। और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से राइट ऑफ करना मतलब बाय डिफॉल्ट क्या करना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाके ऐड करना है। अब नेट प्रॉफिट में ऐड बैक कर रहे हो ना, मतलब इनडायरेक्टली स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में ही कर रहे हो ना, इजंट इट? और अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम में बोलते हैं, कैपिटल रिजर्व में बोलते हैं, तो फिर हम यहाँ पे ऐड बैक नहीं करते। कल हमने सीखा था ना 3 स्टेजेस ऑफ राइटिंग ऑफ डिस्काउंट। तो देखो इंटर रिलेटेड है, डिबेंचर्स का चैप्टर का राइट ऑफ आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी रिलेटेड है, ऑल द चैप्टर्स आर इंटर रिलेटेड। राइटिंग ऑफ लॉसेस या राइटिंग ऑफ डिस्काउंट की क्या एंट्री होती है? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स और टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, राइट? तो अगर उन्होंने आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम में कैपिटल रिजर्व में से राइट ऑफ करने नहीं बोला तो बाय डिफॉल्ट स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से राइट ऑफ करोगे, बाय डिफॉल्ट स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से राइट ऑफ करोगे तो यहाँ पे ऐड बैक करोगे, या तो पैड में जाके ऐड बैक करोगे या तो यहाँ ऐड बैक करोगे, दोनों में से एक जगह। पैड में ऐड बैक करोगे तो भी आपका आंसर सेम आएगा, वो 1,90,000 में ऐड बैक हो जाएगा, ओके। और अगर यहाँ आप ऐड बैक करोगे तो भी 1,90,000 में ही ऐड बैक हो रहा है अलग से 400 रुपये, राइट? करेक्ट और नो? यहाँ जाके ऐड बैक करो 400 रुपये या यहाँ अलग से ऐड करो 400 रुपये, बात तो एक ही है ना। सो दैट्स व्हाई वी नीड द डिस्क्लोजर हियर। हमारा वो ट्रिक वाला फॉर्मेट हम डिस्टर्ब नहीं करते, ओके। तो ये आइटम अगर आप भूले, सॉरी दिस इज 3,000 400 3,000 कैसे आया 3,000 मुझे डिस्काउंट? देखो आपने जो न्यू डिबेंचर्स इशू किए उसका अमाउंट कितना है? 30,000 into 10% 3,000 हो गया। 1,20,000 से 1,50,000 का इंक्रीज हो रहा है ना, मतलब 30,000 के डिबेंचर्स इशू किए, 30,000 into 10% रेट आपको दे रखा है। अगर आपने ये डिस्काउंट नहीं लिया आपका आंसर करेक्ट नहीं आएगा। जब भी डिस्काउंट के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है क्वेश्चन में तो आपको ऐड बैक करना पड़ेगा। मैथिली आई वाज टेलिंग यू ना कि डिस्काउंट के रिलेटेड एडजस्टमेंट रहती है। दिस इज द क्वेश्चन। हमने पहले एक क्वेश्चन किया था उस दिन, उसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम में से हमने राइट ऑफ किया था, लेकिन यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं। ओके नाउ टेल मी द टोटल ऑफ ऐड कॉलम का पता कितना हो गया? 3,000 प्लस 9,600 प्लस 400 प्लस 3,000 अगेन 16,000 और यहाँ पे 4,000 लेस करो। देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आ रहा है? 12,000 2,02,000
अरे भाई 1,90,000 plus 16,000 minus 4,000, 2,02,000. Your operating profit is operating profit before working capital changes. ठीक है? नेक्स्ट क्या क्या ऐड करना है? इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, आई एम सो सॉरी, डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज आपको ऐड करना है. इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज आपको लेस करना है. यस, चलिए आइडेंटिफाई कीजिए. Which asset or liability is increasing or decreasing? Trade payable. Trade payable is Increasing. increasing. By how much? Next. There is only TP given. Short term borrowing financing activity में जाता है. Short term provision में provision for tax है. वो आपका कभी भी यहाँ नहीं आएगा. As in the part of working capital वो provision for tax के ledger में जाता है. Provision for doubtful debts भी आपने add back कर दिया. That's also not your part of working capital. So सिर्फ TP आएगा. Please यहाँ पे कृपया करके provision for tax या provision for doubtful debts, okay, या bank overdraft मत लिखिएगा कभी भी. It's not allowed. There are exceptions out here. Bank overdraft is a financing activity. Provision for tax is a tax related activity. प्रोविजन for tax का लेजर अलग से बनाते हैं ना, जिसमें हम 2 बैंक का बाई स्टेटमेंट ऑफ P&L निकालते हैं. उसका यहाँ पे कुछ लेना देना ही नहीं है. और डाउटफुल डेट्स का भी कुछ लेना देना नहीं है. जाओ एसेट्स में, इन्वेंट्रीज एंड ट्रेड रिसीवेबल्स लो. इन्वेंट्रीज का अमाउंट देखो इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? बाय हाउ मच? 16,000. इन्वेंट्री, आर यू श्योर? ध्यान से देखो. 16,500. Next, what about trade receivables? By how much? Only 100. Okay, take it in the outer column. 1,000, 16,600. कितना आ गया? Cash generated from operations 15,400. 1,864,00. Cash generated from operations. Next, after this, less income tax paid. Less income tax paid. कितना इनकम टैक्स पे कर रहे हैं? जाओ जरा प्रोविजन फॉर टैक्स के लेजर में. ये देखो, we have assumed to bank to be 60,000. ओपनिंग बैलेंस को पे ऑफ कीजिए. टू बैंक हाउ मच? 60,000 माइनस 60,000 कितना आएगा? 126,400. That's your net cash flow from operating activity. Clear everyone? इसमें कोई डाउट है? बैंक ओवरड्राफ्ट क्यों नहीं लिया माजिद हमने यहाँ पे? CACL में बैंक ओडी क्यों नहीं लिया? यस इब्राहिम, बैंक ओवरड्राफ्ट क्यों नहीं लिया यहाँ पे? फाइनेंशियल एक्टिविटी में जाएगा. फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा, राइट? ओके, धनराज आप मुझे बताओ, हमने यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स क्यों नहीं लिया? CACL की इंक्रीज डिक्रीज में, वर्किंग कैपिटल चेंजेस में, यहाँ वर्किंग कैपिटल चेंजेस में प्रोविजन फॉर टैक्स क्यों नहीं लिया? क्यों नहीं लिया? क्योंकि उसको हम अलग से लेजर बनाते हैं और स्टेटमेंट ऑफ P&L को पैट में ऐड बैक करते हैं और टू बैंक को ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस करते हैं. वी डू नॉट टेक इट ओवर देयर. इसका मतलब ही नहीं बनता वहाँ पे. Krishika, you tell me why we haven't taken doubtful debts out here? या CACL में हमने doubtful debts क्यों नहीं लिया? क्योंकि doubtful debts working capital में नहीं आता, तो वो हम कहाँ लेंगे? वो हम यहाँ लेते हैं.
Doubtful debts is added back to PAT. Sorry, net profit. Right? हम net profit में add back करते हैं ना increase in provision for doubtful debts. Clear? ये reasoning आपको पता होनी चाहिए क्योंकि उस आइटम को हम दूसरी और जगह पे लेते हैं इसलिए उसका डिस्क्लोजर यहाँ नहीं होता है. सिंपल. एग्जाम में लिख के आओगे, मैंने देखा है. Many of you have done these mistakes in your tests. आप लोग बैंक कोड ही लिख देते हो. करंट एसेट करंट लायबिलिटी के इंक्रीज डिक्रीज में करंट इन्वेस्टमेंट्स लिख देते हो. अंडरस्टैंडिंग व्हिच इज नॉट अलाउड. ओके चलो रोमन 2 क्विकली. कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. बताइए कौन से लेजर पे परचेज सेल आ रहा है. इसके लिए हमें लेजर बनाना पड़ेगा. आई गेस वी हैव टू प्रिपेयर ना प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट. ओके चलो आप प्लांट एंड मशीनरी का लेजर बनाओ. After provision for tax, let's prepare plant and machinery account. Have they given us accumulated depreciation also? AD दिया है ना? AD का भी अलग से बनाना पड़ेगा क्योंकि सेल हो रहा है ना. Accumulated depreciation account. Please जिसको नहीं आता ये लेजर वापस से समझ के लो. This is very very important. There are high chances that this accumulated depreciation will come in your exam. ओके सबसे पहले क्या करना है. सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस है ना. 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन. कितना है प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस? 40,000. 2,23,000. मशीनरी हाँ. एंड क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 2,40,000. करेक्ट है ना? करेक्ट ना. नाउ एडी का लो. व्हाट इज एडी का ओपनिंग बैलेंस? एडी विल कम ऑन द बाय साइड. accumulated depreciation is a liability, it is provision for tax. तो बाय साइड में आएगा. कितना? 40. and to balance carry down. Okay, तो हमें ये समझ आता है राइट. हमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस सबसे पहले तो पिक करने आने चाहिए. अगर ओपनिंग और क्लोजिंग में गड़बड़ हो गया तो आपका जो फाइनल आंसर है वो भी गड़बड़. अगर हमने एडी के लेजर में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दिया गॉन. नाउ व्हाट. जाओ एडजस्टमेंट में जाके देखो कितने का प्लांट एंड मशीनरी बेच रहे हो बाय बैंक. हाउ मच? 21,000. हाउ 21? इट्स गिवन ओवर देयर कि हमने 21,000 में. अच्छा वो सोल्ड फॉर 21. इट्स गिवन ओवर देयर डायरेक्टली. ओके 21 को हमने 4,000 प्रॉफिट में बेचा. तो बाय बैंक 21,000 और इसके ऊपर का जो प्रॉफिट है दैट इज गिवन टू यू टू प्रॉफिट ऑन सेल. हाउ मच? 4,000. क्लियर. क्या हमारे पास इसके ऊपर का अब तक का टोटल डेप्रिसिएशन दे रखा है? नहीं दे रखा. दैट्स द पॉइंट. उन्होंने ISC 2016 में वही किया. उन्होंने उल्टा दे दिया. उन्होंने आपको एडी देने की बजाय आपसे एडी कैलकुलेट करवाया है. कैसे कैलकुलेट करोगे एडी? देखो आपके पास बाय डेप्रिसिएशन का अमाउंट दे रखा है. गिवन डेप्रिसिएशन कितना है? 3,000. जस्ट आपने ऐड बैक किया ना ऑपरेटिंग एक्टिविटी में 3,000. एडी का फॉर्मेट क्या होता है? एडी में या तो टू साइड बैलेंसिंग फिगर होती है या तो बाय साइड बैलेंसिंग फिगर होती है. If they have given you by depreciation, your balancing figure will be to plant and machinery. If they have given you AD, then your balancing figure is by depreciation. तो दोनों में से एक आइटम देते हैं आपको एग्जाम में. या तो प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर का अब तक का सेल डेट तक का टोटल डेप्रिसिएशन देंगे. ये जो पर्टिकुलर एसेट हम 21,000 का सेल कर रहे हैं उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, इसका accumulated depreciation कितना है. But they haven't given such information. But they have given that depreciation is 3,000. तो उसकी हेल्प से हम अब तक का टोटल डेप्रिसिएशन सेल वाले एसेट पे निकाल सकते हैं. तो बताइए कितना आएगा? 50? 40,000 plus 42,000. 2,000 minus 38,800. So 4,200. 42,000. ओके. ये 4,200 का सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाता है? बाय accumulated depreciation 4,200. जो आप एसेट सेल करते हो, जब भी आप एसेट सेल करते हो बाय बैंक लिखते हो, उसके ऊपर का अब तक का टोटल डेप्रिसिएशन जो है वो भी लिखा जाता है प्लांट एंड मशीनरी के लेजर में.
ये फॉर्मेट आपको याद रखना है। This we have studied in 11th standard. Yesterday only I was teaching this to 11th standard kids. हाँ और क्या पढ़ा है 11th में। जब भी हम एडी का लेजर अलग बनाते हैं और जब भी हम प्लांट एंड मशीनरी का लेजर अलग बनाते हैं तो एडी के लेजर में बाय डेप्रिसिएशन लिखते हैं। हम कभी भी प्लांट एंड मशीनरी के लेजर में बाय डेप्रिसिएशन नहीं लिखते, बट ओनली व्हेन यू सेल यू राइट डाउन द टोटल डेप्रिसिएशन इन प्लांट अकाउंट, इन एसेट अकाउंट। तो आपने ये 20,000 का जो एसेट सेल किया है उसके ऊपर अब तक का टोटल डेप्रिसिएशन कितना है 4200। ये 4200 आपको कहाँ से मिला? इसका एक इफेक्ट यहाँ आता है, एक इफेक्ट यहाँ आता है। प्लांट एंड मशीनरी बाय एडी, एडी में तो प्लांट एंड मशीनरी, रिवर्स इफेक्ट, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। समझा? ठीक है, जाओ फिर लेजर में जाओ। और अब देखो इसका इफेक्ट दे दिया। देखो यहाँ पे क्या मिसिंग है? इज योर क्रेडिट साइड मोर और इज योर डेबिट साइड मोर? चेक। क्रेडिट साइड। सो यू विल गेट टू बैक। निकालो परचेज अमाउंट। गेट द परचेज वैल्यू फॉर प्लांट एंड मशीनरी 21,000 plus 4,200 plus 243 minus 2,22,000 minus 4,000 कितना आ रहा है? करो कैलकुलेशन, चलो भाई कितना आ रहा है? 41 रिकैट ना वो ऐसे 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 हाथ हिला रहा है, बस हो गया उसका कैलकुलेशन। 41 सी मैं सिर्फ यहाँ पे तुम लोगों को हेल्प कर सकती हूँ, गाइडेंस दे सकती हूँ। तुम्हारे वहाँ पे एग्जाम हॉल में आके तुम्हारे ऊपर सर के ऊपर बैठ के पढ़ा नहीं सकती, नहीं पढ़ लो पास हो जाओ। कितना कर लेंगे? अगर तुम्हें पास होना है तो तुम खुद से हो ही जाओ पढ़ के, नहीं होना है तो फिर जितना मर्जी मैं डंडा कर लूँ नहीं होने वाले। इट हैज़ टू कम फ्रॉम विद इन, ओके? माजिद तेरे को अभी अंदर से फील नहीं आ रही मुझे पास होना, अभी तक नहीं आई है। कब आएगी भाई? जब तक तू प्रैक्टिस नहीं करेगा, मेरे सामने बैठ के प्रैक्टिस नहीं करता तो घर पे क्या करेगा? चलो देखो, परचेज से धनराज तुझे फील आई नहीं अभी तक पास होने की? कल ही आई, इसलिए आज कैंप आया हूँ मैं। है इतनी जल्दी आ गई ना। Purchase of plant and machinery, sales of plant and machinery. Purchases 41,200 and sale is 21,000. Yes. और जाओ बैलेंस शीट पे वापस से। Apart from PPE, apart from plant and machinery, there is another account, there is another ledger, non-current asset, non-current investment. Even non-current investment is given to you. क्या non-current investment के related कोई adjustment दे रखी है? Are you given with any purchase or sale of non-current investments? देखो, हाँ दिए। Additional information में तो नहीं दिया। कहाँ दिया additional information में? Nowhere. But you will see that okay, from 1,20,000 if the non-current investment is increasing to 1,30,000 तो मतलब आपने 10,000 के NCI परचेज किए हैं। वैसा है भाई, आंसर में मत दे। तो ना आंसर में आपको आंसर मिलेगा, लेकिन एडिशनल इन्फॉर्मेशन में नहीं मिलेगा। उसमें डायरेक्टली अपना दिमाग लगाना है कि वो 10,000 कहाँ से आ रहा है। वो 10,000 डिफरेंस आ रहा है ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस का। So there is a purchase of non-current investment 1,30,000 minus 1,20,000 which is 10,000. इसका लेजर बनाने की आपको जरूरत नहीं है because there is nothing else given. So directly आप differential amount ले सकते हो। चलिए tell me what is the outer amount? outer column में कितना लेना है? 41,200 plus 10,000 minus 21,000. नेगेटिव को प्लस करो फिर माइनस पॉजिटिव करो, यू गेट नेगेटिव इज मोर ना। नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज
Okay, next, third one. Cash flow from financing activities. Go to your equity and liabilities. First, share capital में देखो कितने का increase है? 1 lakh का increase है. So write down quickly. Issue of share capital 1 lakh. उसके बाद देखो next item. Reserves and surplus का कुछ लेना देना नहीं है फाइनेंसिंग एक्टिविटी से क्योंकि उसमें प्रोविजन फॉर टैक्स है और प्रोविजन फॉर डाउन पेमेंट से छोड़ दो. लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स डेफिनेटली लेना देना है. कितने के डिबेंचर्स हमने इशू किए? 30,000 के. लेकिन जो आपने 30,000 के डिबेंचर्स इशू किए क्या पूरा का पूरा 30,000 रुपये आ रहा है आपके पास? Are you receiving the entire 30,000? This is 10% discount. You need to subtract that. Issue of debentures. You need to subtract the discount. 30,000 minus 10% of 30,000. 27,000. 30 minus 3. Next. नेक्स्ट देखो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है. चेक. बैंक ओवरड्राफ्ट में इंक्रीज है कि डिक्रीज है? आपने पैसा और लिया है कि रिपेमेंट करी है? चेक. देखो बैंक ओवरड्राफ्ट में इंक्रीज है कि डिक्रीज है? भाई दोनों के पास टेक्स्ट बुक ही नहीं है. बिना टेक्स्ट बुक के पढ़ रहे हो. पहले किसकी थी? ठीक है यार. आज की थी. अरे तो शेयर कर लो ना इसके साथ. क्वेश्चन क्या समझेगा? नंबर्स कहाँ से आएंगे? हवा में. बस देख रहे हो मुझे लिखते हो कॉपी करते जा रहे हो. मतलब यार सीरियसली ग्रुप में भेज दो. आई कैन शेयर द क्वेश्चन ना. अरे फोटो खींच रखी होंगी ग्रुप में भेजिए ना. आई कैन जस्ट रीसेंड इट ना. बैंक ओवरड्राफ्ट बताओ. इंक्रीज है कि डिक्रीज है? फास्ट. इंक्रीज है कि डिक्रीज है? बाय हाउ मच? 14. Increase in bank OD 14,000. You've taken more loan against bank overdraft. Okay. और बताओ. ट्रेड पेबल्स का इफेक्ट नहीं आता. शॉर्ट टर्म प्रोविजंस का नहीं आता. हो गया फाइनेंसिंग एक्टिविटी. अब जाओ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में. एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको मिलेगा कि इंटरेस्ट डिवेंचर्स पे पे कर रहे हो और प्रपोज डिविडेंड पे कर रहे हो. लास्ट 2 एचएस में. तो उसके सेकंड इफेक्ट लो. इंटरेस्ट पेड का आई टोल्ड यू कि सेकंड इफेक्ट जाता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में और प्रपोज डिविडेंड का सेकंड इफेक्ट जाता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में. राइट. वी डिस्कस्ड इट सम टाइम बैक. 9600 इज योर इंटरेस्ट पेड एंड प्रपोज डिविडेंड पेड. हमने कितना आइडेंटिफाई किया था? पैट में देखो हमने लिया था प्रपोज डिविडेंड पेड. प्रपोज दी अमाउंट जो पैट में आपने ऐड बैक किया है उतना ही आपको लेस करना है. 60,000. That's it. So हमने इक्विटी एंड लायबिलिटीज के आइटम्स भी ले लिए और हमने एडजस्टमेंट्स के भी सेकंड इफेक्ट कंसीडर कर लिए. नाउ टेक द टोटल. 1 लाख प्लस 27,000. अगर आपने डिवेंचर्स में से डिस्काउंट माइनस नहीं किया कौन? आंसर गलत. देखो आ रहा है कि 71,400. यस. नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी. Now tell me if there is an increase or decrease. Increase आ रहा है इस बार 126,400. पहले पॉजिटिव नंबर्स ऐड करो. प्लस 71,400 माइनस 30,200. चलो लो टोटल तीनों एक्टिविटीज का. फास्ट. तीनों एक्टिविटी का सम अप करने के बाद अगर आंसर नेगेटिव आता है तो इट इज नेट डिक्रीज और अगर आंसर पॉजिटिव आता है तो इट इज नेट इंक्रीज. तीनों एक्टिविटीज का टोटल लीजिए. चलिए 126,400 minus 30,200 plus 71,400 कितना आ रहा है? 167,600. Net increase in cash and cash equivalents
167,600. Now add up opening balance of cash and cash equivalents. कितना है ओपनिंग बैलेंस? जाओ बैलेंस शीट में चेक करो कितना ओपनिंग बैलेंस 44,100. करेक्ट. Therefore closing balance of cash and cash equivalents. Get your closing balance plus 44,100 to 11700. Now go to your balance sheet and check. क्या आपको सेम क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी दिया है? 2117. Your answer tallied. Clear? अब बताओ भाई किसको क्या पढ़ना है? कौन कैश फ्लो स्टेटमेंट कंटिन्यू